बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वतन अजीज़ को दाखिली, खारजी और सियासी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दहशत गर्दी के पै दर पै वाक़यात के सबब नाकाबिल तलाफ़ी जानी नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ माली नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जिसके इक्तिसादी हालात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आज मस्तूंग बलूचिस्तान में सरदार अख्तर मेंगल और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जो धरना दिया हुआ था उसके करीब खुदकुश हमला हुआ, जिसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब और उनकी पार्टी क़यादत तो महफूज रही, एक शख्स जख्मी हुआ। ताहम सियासी क़यादत पर इस तरह के हमलों ने संजीदा सवालात को जन्म दिया है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा है कि वो इस धमाके के बाद सरदार अख्तर मेंगल साहब और उनकी क़यादत जो धरना दे रहे हैं और लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कोयटा की जानिब, उनसे राब्ते में है। फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सरहदी इलाके पर बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। ताहम जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। कसीरुल जहद किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अब हमें इस नासूर के खिलाफ एक मजबूत कौमी बयानिया बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस लाजिम मलजूम है और इस सिलसिले में काविशें भी हो रही हैं। काउंटर टेररिज्म कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है और आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बतलाया कि तमाम सूबों की मुशावरत से जो भी इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसियाँ तरतीब दी जा रही हैं वो उनमें उनकी मुशावरत शामिल है और अगर कोई ऑपरेशन भी इस हवाले से किया गया तो उसमें भी सूबों से पूछा जाएगा, जो कि खुशाइंद पहलू है। तो इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। बड़ा अहम नुक्ता है, डेली हम प्रोग्राम करते हैं और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाकयात को जेर बहस ला रहे होते हैं। सियासत की बात करें तो ईद उल फितर के बाद अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगर्म अमल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाखिली इंतशार का भी सामना है, टूट फूट का शिकार नजर आ रही। कल फैसल फरीद साहब हमारे शो में ये बात कर रहे थे कि इस वक्त मुख्तलिफ ग्रोह में बढ़ती दिखाई दे रही है पीटीआई। ताहम इसके साथ साथ पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान भी नोक झोंक जारी है। तो क्या हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज का प्लान है अपोजिशन का और जो इकट्ठ बनाने जा रहे हैं वो टफ टाइम दे पाएंगे इस सिनेरियो में? ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें प्रोग्राम के पहले ज्वाइन किया है मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा है, साबिक वफाकी वजीर है, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब प्रोग्राम सचते के लिए वक्त निकालने का। सर, टू स्टार्ट विद मैं आपसे जानना चाहूंगा, दहशत गर्दी के हवाले से आप पाकिस्तान के वजीर दिफा रहे हैं, पाकिस्तान के कॉमर्स के वजीर रहे हैं, पाकिस्तान के एनर्जी के वजीर रहे हैं, क्या कहेंगे इस अफरीद का हमें दोबारा से सामना है और ये सिलसिला जारी है, दहाइयों पे अब तो मुश्तमिल है, बीच में कम हो गया था जब 2013 से 2018 में आपकी हुकूमत आई, उस हवाले से ऑपरेशन किए गए। अब क्या लाएमल होना चाहिए? सियासी कंसेंसस की जरूरत है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन उसमें तिश्नगी इसलिए रह गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलोच रहनुमाओं जिसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब शामिल हैं वो उसमें शरीक ना हो पाए। अब दोबारा सुनाई दे रही है बात कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए। क्या ये यही सही वे फॉरवर्ड है? जी, वे फॉरवर्ड तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म से मेरी तवक्को है कि वो बहुत जल्द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास बुलाएंगे, जो एक आईनी इदारा है और उसमें इसकी जो तफसीलात हैं उन्हें वादे करने की जरूरत है। जो पार्लिमानी कमेटी इसका पहले इजलास हुआ, मेरी तवक्को तो ये थी कि उसमें जो सबसे अहम चीज है आज भी करने वाली वो यही है कि पूरी कौम पर यह वाजे किया जाए कि ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलावर हैं जी, इसका कोई उज़र नहीं है, इसका कोई बहाना नहीं है। ये पाकिस्तान की के आईनी जमहूरिया के दुश्मन है, पाकिस्तानियों के दुश्मन है और ये जो उज़रदारियां पेश की जाती हैं कि ये कोई महरूम लोग हैं, ये कोई भटके हुए साथी हैं, ये कोई हकूक के लिए आवाज उठा रहे, हमें इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना है इस आर्गुमेंट को। इसकी कोई वजह नहीं है। जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान में रहने वालों के दुश्मन हैं और हमें उनसे निपटना है। जो सियासी इसका एक एंगल है बलूचिस्तान में खास तौर पे, उनसे जरूर इस पर बात करनी है, लेकिन वहां भी ये जो पूरी गुफ्तगू है, अगरचे वफाक का इसमें बड़ा रोल है इस लिहाज से कि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन अस्करी होना है तो वफाज पाकिस्तान शामिल होंगी, लेकिन सवाल ये है कि हमें वहां जो बलूचिस्तान में जो पिछले 16 साल से नवे जो
फाइनेंस कमीशन जी। अवार्ड 2009 में हुआ था, उसके तहत जो पूरे वसाइल दिए जा रहे हैं वो कोयटा से आगे क्यों नहीं जा रहे? ये सवाल कोयटा में इसका जवाब आना है, इसका जवाब इस्लामाबाद से नहीं आना। आम और सवाल है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि किस तरह जो है वो हमें ये काम करना है। अगर उनके वफाक की मदद की जरूरत है तो जरूर, लेकिन ये है कि ये इशू जो है ये वहां रिजॉल्व होना है। इसी तरह जो है दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है बलूचिस्तान में कि जी ये चूंकि वहां कोई नुमाइंदा असेंबली नहीं है उसकी वजह से ये क्राइसिस है। तो अगर वही लोग जो ये कहते हैं उनका ये भी दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक नुमाइंदा असेंबली मौजूद है, तो अगर वहां नुमाइंदा असेंबली मौजूद है तो उधर दहशतगर्दी क्यों हो रही है? तो लिहाजा इसका खुलासा यही है कि इसका कोई उज़र नहीं है, इसका कोई बहाना नहीं है। और ये जो आज से आपने इसकी तरफ इशारा किया 2013-14 में जी। खासतौर पर जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 150 हमारे बच्चों को सरों में गोलियां मारी दहशतगर्दों ने, तो तब पाकिस्तान को यह समझ आई कि ये कोई भटके हुए जहादी नहीं है या ये अमेरिका के खिलाफ बरसरे पैकार लोग नहीं है, ये पाकिस्तानियों के दुश्मन है, उनके बच्चों के दुश्मन है। और वो जो क्लैरिटी उस वक्त आई थी वो सबसे अहम चीज थी, वही क्लैरिटी आज चाहिए कि हमें इसका जो है मिलकर लड़ना है। और ये जरूर मैं कहूंगा कि हमें अगर से पूरी कोशिश करनी है, पूरी एफर्ट करनी है कि हम इस पर एक कंसेंसस और इत्तेफाकी राय पैदा कर सकें। लेकिन जिस तरह आपने खुद अपने नाजरीन को बताया कि ये मामला रुक नहीं रहा, जी। तो कंसेंसस जो है अगर कुछ एक या दो जमातें कंसेंसस पर तैयार नहीं होती उसका इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें आगे बढ़ना है और ये बैक वक्त से हम कहते हैं कि हमें जंग भी करनी है, हमें जो है वो मुज़ाकरात और गुफ्तगू भी करनी है, और उसके साथ ये जो इब्लाग है कम्युनिकेशन है वो भी करना है। ये तीनों चीजें इकट्ठी होंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को फतह होगी। और ये जो चीज परेशान कुन है वो ये है कि पिछले ऑपरेशन के 7 साल बाद ही दोबारा हमारे सामने ये अफरीद आकर खड़ा हुआ है। तो इस दफा हमें सबको मिलकर एक फैसला कुन जंग लड़नी है, अगरचे उसकी खैबर पख्तूनख्वा में फर्क ही आता है और बलूचिस्तान में फर्क ही। सर आपने बड़े मुफस्सिल जवाब दिया, लेकिन उसमें कुछ मेरे जुड़े हुए सवाल हैं। तो आपने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए, तो इसकी क्या वजह है कि अब तक नहीं बुलाई गई? ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने खुद उठाया है। दूसरा, आपने कहा कि हमें फैसला कुन जंग की तरफ जाना होगा, लेकिन उस फैसला कुन जंग से कबल आपने एक ब्रॉडर कंसेंसस तो डेवलप करना होगा, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में 3/4 मेजॉरिटी है, और उनके वज़ीर आला जो हैं वो पब्लिकली जब आके गुफ्तगू करते हैं तो वो तो किसी किस्म के ऑपरेशन के खिलाफ हैं। इसके साथ बलूचिस्तान की अगर बात करें तो सरदार अख्तर मेंगल साहब जो धरना दिए हुए हैं वो राइट्स के लिए ही धरना दिए हुए हैं। फिर मारंग बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जो है वो एहतजाज कर रही है, वो उनकी रिहाई के भी मुतालबात हो रहे हैं। PTI भी उनके पीछे अपना वजन डाल रही है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जो हैं वो भी एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के नेशनलिस्ट लीडर हैं। तो सर आपको कंसेंसस तो डेवलप करना होगा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ज़रूर होना चाहिए। एंड आई एग्री विद यू। जवाब दीजिएगा कि अब तक क्यों नहीं हुई, और इस कंसेंसस के लिए कौन किरदार पुल का अदा कर सकता है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने गुड ऑफिस सामने रखे हैं। क्या आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब भी, जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, और जब उनके दौरे हुकूमत बलूचिस्तान में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब CM थे, अच्छी खासी उनकी इंग्रेस है, उनको भी मुतहर्रिक होना चाहिए? जी, ये सब काम पसंदीदा हैं और कोशिश गवर्नमेंट करेगी कि इन सब महाजों पर बैक हमें आगे बढ़ना है। लेकिन शायद मेरी जाती राय इस मामले में फर्क है कि हम उस इत्तफाकी राय के सराब के पीछे भागते हुए जी। अब इस कंसेंसस को सामने रखकर डिले नहीं कर सकते ऑपरेशन को। एग्जैक्टली। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, निहत्ते पाकिस्तानियों के कातिलों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो लोग पुरअमन तरीके से, मैंगल साहब बहुत काबिल एहतराम है, उन्होंने एक पुरअमन मार्च किया है, उनके साथ बात होगी कि अब वो हमें बताएं कि वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। जी। लेकिन ये बात जहन में हमें रखनी है, जो कम से कम मैं अपने जाती मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं, कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल कोयटा में है, वो इस्लामाबाद में नहीं है। और इसी तरह जो एक बिल्कुल फर्क चैलेंज हमें दहशतगर्दी का खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां 2021 में जब खुद बानी चेयरमैन ने इतराफ किया है कि 40 से 50 हजार लोगों को वापस लाकर, जो दहशतगर्द थे उनके खानदानों को वापस लाकर मुल्क में बसाया गया, वो तो अब पूरी तरह रियासत के ऊपर हमलावर हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें जो कबायली इलाके हमारे पहले थे जो अब जम हो चुके हैं, उनमें दोबारा उनका जो है वो इंतजाम
और उनका जो कब्जा है वो हो जाए। जी। तो हमें ये, जिस तरह मैंने कहा कि ये दहशतगर्दी जो है वो वन साइज फिट ऑल दहशतगर्दी नहीं है, यस। उसका इलाज भी वन साइज फिट ऑल नहीं है। और इसमें बैक वक्त जो है जो लोग गुफ्तगू करना चाहते हैं उनके साथ हम तैयार हैं कि अगर वो हमें कंसेंसस के करीब लेकर जाएं, और अगर बिल आकर हमें यह महसूस होता है कि वो जो वसाइल 16 साल पहले बलूचिस्तान को दिए गए और मुस्तकिल दिए जा रहे हैं, वो जो खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी जो बाकी सूबों को हासिल है वो बलूचिस्तान को भी हासिल है, जी। अगर वहां के मखसूस हालात की वजह से उसका इस्तेमाल बलूचिस्तान में रहने वालों के, हमारे भाइयों और बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए नहीं हो रहा, तो फिर यही मेरी सियासतदानों से और जो हमारी दूसरी सियासी जमातें हैं, कि उनसे सवाल होगा कि फिर अगर ठीक। बलूचिस्तान सेल्फ गवर्नेंस के इश्यूज हैं तो उसे कैसे हल करना है। मैंगल साहब 16 महीने पीडीएम की हुकूमत में हमारे साथ शामिल थे, उनके वज़रा वफाकी काबीना के हिस्सा थे, उन्हें वफाकी हुकूमत के बारे में अब पहले से बहुत ज्यादा आगही है कि ये कैसे होता है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी इमदाद हो, जहां भी दुरुस्तगी हो, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये बहुत ही अहम बात है कि हम हर 7 साल बाद एक नई दहशतगर्दी की जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें इस दफा इस पर फैसला कुन हमला करना है, और उसके लिए फिर जो भी हमें काम करने हैं, चाहे वो बॉर्डर कंट्रोल्स हैं, चाहे जिस तरह मैं हुकूमत को सराहना चाहता हूं कि उन्होंने सादिक खान साहब जी, को बिल्कुल, मैं उधर ही आना अफगानिस्तान चाह भी रहा था। भिजवाया, जी। अफगानिस्तान भी भिजवाया। तो जो है वो बैक वक्त अस्करियत भी होगी, गुफ्तगू भी होगी, मुज़ाकरात भी होंगे, और जो दूसरे इश्यूज हैं जहां पाकिस्तान ने अपना इब्लाग करना है वो भी होगा सर, इंशाल्लाह। पॉलिटिकल ओनरशिप की भी मैंने आपसे सवाल उठाया था कि इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप भी हो ना, जैसे आपने कहा सरदार अख्तर मेंगल साहब हो गए, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब हो गए, और भी बहुत बलूचिस्तान में सरगर्दा रहनुमा है, उनको इंगेज करना। और आपसे मैं एग्री करता हूं कि बलूचिस्तान असम्बली इज़ द बेस्ट फोरम, लेकिन अगर उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप हो, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब को भी इंगेज किया जाना चाहिए। उनका बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में भी उनकी नुमाइंदगी है। पॉलिटिकल ओनरशिप होगी तो आप समझते हैं कि ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पे इसको सियासी तौर पे इससे नबरदाज़मा हुआ जा सकता है। और दूसरा, अफगानिस्तान के वाले से चूंकि आप वजीर दफा भी रहे हैं, और मुझे याद है कि आपके टेन्योर में फेंसिंग का भी काम किया जा रहा था, हमें बहुत सी शिकायत हैं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। बहुत अच्छी बात है, सादिक खान साहब गए हैं, उनसे उनकी बातचीत हुई और मुस्बत खबरें आ रही हैं। खबरें तो ये भी बाज़गश्त हैं कि अमेरिका भी अपना गालिबन सफारत खाना जो है वो खोलने का सोच रहा है। किस तरह देख रहे हैं उस मामले को सरहद पार भी, कि हमें ग्राउंड नहीं देना है इंडिया को कि वहां से वो अपनी प्रॉक्सी वॉर वाया अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लड़े? जी, उसकी जो बुनियादी असूल है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी जमीन की हिफाजत करेगा और उसकी जिम्मेदारी कबूल करता है, लेकिन हमारी तवक्को ये है कि यही जो चीज है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो भी अपनी सरजमीन की जिम्मेदारी कबूल करे और उसकी हिफाजत करे। जी। क्योंकि वहां ये कह देना कि जी ये लोग आकर बैठ गए हैं और हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये तो अब हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, 2021 के बाद से, जब से ये तालिबान का टेक ओवर हुआ है जी। काबुल जी। में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में तकरीबन 5 से 600% इजाफा हुआ है। अमवात में भी जो हमारे शोहदा थे, चाहे वो फौज पाकिस्तान के थे या दूसरे सिक्योरिटी इदारे थे, 10 साल के बाद 2024 हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे ज्यादा जानलेवा साल था। उसके नंबर सब रिलीज हो चुके हैं। जी, तो बिल्कुल। लिहाजा हमें अफगानिस्तान को वो पहली तो बात यह है कि किसी कहते हैं ना जी कि खुश फहमी के बगैर डील करना है। हमें यूं लगता है कि वो चूंकि हमारी जबान बोलते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारा कल्चर मुश्तरक है, तो वो हमारे दोस्त हैं। ये भी मेरी जाती राय है, वो हमारे दोस्त नहीं है। उनका जो बिहेवियर है वो उन्होंने अभी तक साबित ये किया है। तो लिहाजा उनको जिस तरह बाकी हम अपने दूसरे हमसायों से बात करते हैं, उनसे बात भी करनी है, उनको ये भी समझाना है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और कुछ लोग उनके इलाके में पनाह लेकर बैठे हुए हैं जो कि ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद से अब 10 साल हो गए हैं। तो अगर वो, या तो सबसे बेहतर बात यह है कि अफगान हुकूमत उनके ऊपर एक्शन करे और उनको वहां से जी। निकाले, और अगर नहीं करती तो फिर पाकिस्तान के पास तो ऑप्शंस हैं।
एग्जैक्टली थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ भी आऊँगा। खुर्रम साहब बताइएगा, ईद उल फितर के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की बात हो रही है और आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए वो सरगर्म हो रहे हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को भी रोपिन करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये दहशत गर्दी का नासूर है, इसके खिलाफ आप हुकूमत जो है वो बरसर पैकार है, दूसरी तरफ जो सियासी टेम्परेचर है वो भी कम नहीं हो रहा, तनाव में कमी नहीं आ रही, अपोजिशन अलायंस बनाने के मूड में है, आप लोगों के खिलाफ नई सियासी सफबंदी बन रही है। कैसे डील किया जाना चाहिए? इक्तिसादियात के बड़े इशारे तो मुस्बत हैं, लेकिन जो अवाम तक उसकी पहुंच है वो अभी होना बाकी है। ऐसी सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन में क्या सजेस्ट करेंगे? हुकूमत अपोजिशन को कैसे इंगेज करे, या मौलाना फजल रहमान साहब को आप लोग कैसे क्यों कर इंगेज नहीं कर पा रहे अब तक? जी, ये तो तजवीज़ मैं दे चुका हूं कि हुकूमत की पहली तरजीह इस मामले में मौलाना साहब से बार बार दरख्वास्त करनी चाहिए, क्योंकि वो पुरअमन सियासी जद्दोजहद और पाकिस्तान के जो आईनी जमहूरिया उस पर यकीन रखते हैं, उनके हमारे कायदीन से, पीपल्स पार्टी कायदीन से देरीना मरासिम है। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत के अंदर आते। उनके उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के बारे में, लेकिन वो उस जमात के साथ मिलना चाहते हैं जो उस खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत कर रही है। तो उनको उनसे जरूर बात करनी चाहिए, दूसरों से भी बात करनी चाहिए। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि अपोजिशन मुत्तहिद हो और हुकूमत से ये मुतालबा करे कि जाफर एक्सप्रेस, बन्नू और अकोड़ा खटक में दहशतगर्दी करने वालों पर का जल्द अज जल्द पकड़कर उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर तो अपोजिशन इश्यूज पे बात करेगी तो ये तो हुकूमत की मुआवनत है, क्योंकि फिर उससे अवाम के ज़हन जो है वो क्लियर होंगे। लेकिन हमने ये देखा है माजी में, और मेरी जमात का भी उससे इस्तिस्ना नहीं है, कि अपोजिशन की तो तमाम एहतजाज हमेशा इक़्तिदार के लिए होता है कि ये मौजूदा हुकूमत है, इसको गिराना है और हमने आना है। लेकिन अगर वो इशूज पर आए और पुरअमन अगर अपना मुतालबात करें, तो हुकूमत जो है उसको वेलकम करेगी और उनको इजाजत देगी कि वो पूरे मुल्क में इंतजाम क्या वजह बनी आप उस हुकूमत का हिस्सा थे खुर्रम साहब, जो पीडीएम की 1 की गवर्नमेंट थी? मौलाना फजल रहमान साहब और उनके जो मेंबरान हैं उनसे जब हम गुफ्तगू करते हैं, आपसे बाद हम कामरान मुर्तज़ा साहब से भी बात करेंगे, वो कहते हैं ये तजर्बा अच्छा नहीं रहा आपके साथ। आपने कहा ना कि आपकी जाती राय कि कोशिश की जाए कि मौलाना साहब को हुकूमत का दोबारा हिस्सा बनाया जाए, लेकिन वो पीडीएम 1 की गवर्नमेंट से कोई इतने खुश नहीं है जिसमें आप भी फेडरल मिनिस्टर थे। और दूसरा सर ये भी जरा बताइएगा, बैरिस्टर गौर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे, आपने जैसे बात की कि जी बसाया गया जो तालिबान थे या जो मुतशद्दद एलिमेंट्स थे उनको दोबारा जो जमशुदा इलाके हैं कबायली, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं ये सारा प्रोसेस जुलाई 2022 में हुआ था, तब आप लोगों की हुकूमत थी। तो इस हवाले से हकायक क्या है? जी, हकायक ये हैं कि रिकॉर्ड जो है ये कहता है कि जब अगस्त 2021 में तालिबान का टेक ओवर हुआ, तो सबसे पहले उस वक्त बानी चेयरमैन वजीर आजम थे, उन्होंने फरमाया कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। इसके ऊपर पूरी दुनिया में बड़ी लहरें हुई। फिर हमें तो ये मालूम है कि उसी मौसम खजा में जो ऑटम 21 था, 2 पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई अपोजिशन को ये बताने के लिए कि जनाब हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों मीटिंग में ये नहीं बताया गया कि इनको वापस लाकर बसाने का प्रोग्राम है। अच्छा। और फिर उसका जो एतराफ है वो खुद बानी चेयरमैन एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहते हैं, तो 40 से 50 हजार का नंबर है, वो बानी चेयरमैन का दिया हुआ है कि जी हम उन्हें लेकर आए हैं और हम उनसे बात भी कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस अगर उसके बाद हुकूमत की तब्दीली के बाद भी जारी था, लेकिन उसकी जो बुनियादी जो अंडरस्टैंडिंग थी और उसका आगाज जो था वो बानी चेयरमैन के और उस वक्त की जो अस्करी क्यादत है उससे मुकम्मल तौर पर मुबर्रा करार नहीं दिया जा सकता उस जिम्मेदारी से। तो वो प्रोसेस शुरू हुआ और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि जब भी आप दहशतगर्दों से बुज़दिलाना मुसालियत करेंगे, पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। एग्जैक्टली सर, इस वाले से जानना चाहूँगा, अफगानिस्तान के जो लोग या अफगानी जो पाकिस्तान में बसते हैं उनके इनखला की एक डेडलाइन रखी है 31 मार्च। 1 अप्रैल को जो है फिर इस सिलसिले में जो नहीं जाएगा उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और उनके खिलाफ जो है वो फिर जो है इकदाम उठाए जाएंगे। आप इस इकदाम को किस तरह समझते हैं? आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की जो दाखिली अमन है उसके मामला बेहतर होंगे?
जी, बिल्कुल होंगे। जो जिस मुल्क का शहरी है, जब हमारे मुल्क में हालात खराब होंगे और जहां से ये हालात उठ रहे हैं, तो फिर अगर वहां उनके जो शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान का पूरा हक है। जिस तरह बाकी दुनिया से पाकिस्तानियों ठीक। को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो लिहाजा हमारा ये फर्ज है कि हम अपनी सिक्योरिटी को कायम रखने के लिए, देखिए अगर हालात पुरअमन हो तो कोई क्राइसिस नहीं होता, और ये नहीं था क्राइसिस, लेकिन अब क्राइसिस अगर खड़ा हुआ है तो हमें जिसकी जो जो शहरियत है उसको उनको वहां तक जाना है। और मैं फिर कहूंगा, इसका उज़र भी देने वाले बहुत लोग मौजूद हैं, और अब इसका कोई उज़र नहीं रहा। आपको मालूम है कि इनकी मौजूदगी की वजह से बलोचिस्तान में एक मुस्तकिल बलोच पश्तून तनाव है, ठीक। बहुत बहुत सालों से है। तो अगर हम इसके जरिए सॉल्व करते हैं, और जो लोग इनके हमायती हैं, मैं फिर कहूंगा कि अब क्लैरिटी, अगर वक्त के साथ हमने ये सबक नहीं सीखा और हमने वो कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं किए कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, हम उससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो एक फर्क मुल्क है, वो पाकिस्तान का हिस्सा एग्जैक्टली। ना था, ना हो सकता सर है। लास्ट में वो सवाल का जवाब रह गया था, मौलाना फजल रहमान साहब का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा आप लोगों के जी दौर। नहीं, बोलिए। मैं अपनी राय दे सकता हूं, क्योंकि मेरे वो सब कॉलीग्स थे। जब तक वो हुकूमत मौजूद थी तो हमने उनकी तरफ से कोई शिकायत या कोई गिला नहीं सुना कि ठीक। ये बहुत खराब हालात हैं। ये जरूर है, उनकी जो भी शिकायत हैं वो उस पार्लियामान की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जो इलेक्शन का प्रोसेस है, और उस तक पहुंचने के लिए, और ठीक। इलेक्शन के प्रोसेस, उनके तहफुजात उसके बारे में है। पीडीएम की हुकूमत के बारे में तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की, अगर से वो उसमें इकोनॉमी के बड़े सीरियस चैलेंजेस आए, लेकिन पाकिस्तान के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए इससे बेहतर हुकूमत नहीं बनी, जिसमें बलूचिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी थी, केपी की भरपूर नुमाइंदगी थी, पंजाब और सिंध की भरपूर नुमाइंदगी थी। इतनी नेशनल यूनिटी कैबिनेट तो ना उससे पहले बनी है, ना ही उसके बाद हमने देखा है बनते हुए। पीपल्स पार्टी से चलते चलते मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। कैनाल्स के इशू पे काफ़ी सीखपा है। आज वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी सख्तगीर मौक़िफ़ इख्तियार किया है टुवर्ड्स द एंड सर, नहरों के हवाले से। जी, मामला ये वफाक और सिंध के दरमियान नहीं है, ये पंजाब और सिंध के दरमियान है, और इसको टेक्निकली सॉल्व होना है। जो 1991 का वोटर रिकॉर्ड है, इसका बार बार हवाला दिया जाता है, उसकी शिकायत है गालिबन, तो पंजाब को यह हक देती है, हर सूबे को यह हक देती है कि वो अपने हिस्से के पानी को जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर पंजाब अपने हिस्से में से, और ये बात सिंध को कन्विंस करनी है, और इंशाल्लाह हम आने वाले जो हफ्ते हैं उनमें कन्विंस करेंगे, बैठकर बात करेंगे कि पंजाब अपने हिस्से का पानी जो है उसको डाइवर्ट कर रहा है, तो लिहाजा सिंध को तो इशू नहीं होना चाहिए इशू। और ये भी बात है कि वो सिंध के पानी में से नहर नहीं निकाली जा रही, वो ठीक। तो सतलज के और ब्यास के उसमें पानी में से जो है नहर को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे इशूज हैं, टेक्निकल मामला है, और इसके ऊपर जो है वो हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि इसको कंसेंसस जब तक हासिल हो जाए तब तक इसकी तामीर ना शुरू की बहुत जाए। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमसे गुफ्तगू करने का, और आपने जो मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पे सवालात हैं उनके मुफस्सिल जवाब दिए। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बनाएंगे तो सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा, उनसे गुफ्तगू करेंगे अपोजिशन के बनते हुए इत्तेहाद और आपसी जो दोनों जमातों के ताल्लुकात है उस हवाले से, और ये जो दहशतगर्दी का मामला है उनके सामने भी रखेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इसकी आग जो है वो तेज़ी से भड़क रही है। सब कुछ एक वक्फे के बाद, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर क्वेटा बलूचिस्तान से, और हमें स्काइप वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सेंटर हमायूं मोमन साहब ने, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है। ब्रेक पर जाने से कबल हम खुर्रम दस्तगीर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों मोअज़्ज़ज़ सेंटर साहिबान को अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कामरान मुर्तज़ा साहब। बलूचिस्तान में आज एक और अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ। सरदार अख्तर मेंगल साहब और PNP की क़यादत महफूज रही, खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ाया, वो धरना दिए बैठे हुए हैं, और यही सवाल हमायूं साहब से भी होगा, लेकिन पहले आप जवाब दीजिएगा सर, ये दहशतगर्दी के नासूर का किस तरह हमें मुकाबला करना होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सजेशन दी है कि ईद उल फितर के बाद जो पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी उसका दोबारा इजलास तलब किया जाए, और वो कोशिश करेंगे कि सेनेटर हमायूं साहब की जमात को उसमें लाया जाए, और जो दीगर अकाबरीन हैं जिसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं,
महमूद खान अचकजई साहब है, उनको भी उसमें लाया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब ने पहली मीटिंग अटेंड की थी। आप समझते हैं इससे मामलात को मेन स्ट्रीम करने में मदद मिलेगी और एक जो कौमी मजबूत बयानिया है उसको बनाने में मददगार साबित हो सकती है इस तरह की एक और नशिस्त? गुफ्तगू हमेशा फायदा देती है और गुफ्तगू या डायलॉग जो है पार्टीज के दरमियान होना चाहिए। उसका फोरम जो है वो कमेटी भी हो सकती है, उसका फोरम ऑल पार्टीज भी हो सकता है, उसका फोरम जो है वो दोनों हाउसेज का इजलास भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा तरीका का इख्तियार किया जाना चाहिए जिसके नतीजे में एक वसी तर डिबेट शुरू हो और उस डिबेट के नतीजे में इस मसले का कोई हल तलाश किया जाए। कोई शख्स यहाँ पे अकल कुल नहीं है, कोई अदारा भी कोई अकल कुल नहीं है। इसका हल जो है ये पार्लियामान से, पॉलिटिकल पार्टी से, यहीं से निकलेगा और इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। मगर उसके लिए जो है हमने अपने अना के बुतों को तोड़ना होगा, आपस में एक दूसरे के साथ बैठना होगा। माजी में जिसने जो किया, अच्छा किया, बुरा किया, इसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो सर ये मुझे बताएगा कि इसमें चूंकि आप लोगों की भी राब्ताकारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब की पहले भी ख्वाहिश थी, उनके कमेंट्स भी आए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस तरह के इजलास में शामिल हो। उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, आप लोग भी अपने गुड ऑफिस यूज करेंगे क्योंकि जाहिर बात है जैसे आपने कहा कि बैठकर बात करना जो है वो सबसे बेहतर अमल होता है। तो उस हवाले से आप लोग भी कोई ओवररीच कर सकते हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब को, महमूद खान अचकजई साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस नशिस्त में लाने के हवाले से, या जो आपने एपीसी की भी बात की है? इसमें ऐसा है कि अगर हुकूमत चाहे या हुकूमत के साथ साथ रियासत चाहे कोई इस तरह के मामलात में अपना किरदार अदा किया जाए मौलाना साहब के हवाले से जी, तो शायद मौलाना साहब जो है वो बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। उसकी वजह बता, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि बिलावल इसमें कोई अपना किरदार अदा करें। खैर का काम है, खैर के काम में अच्छी बात होती है, जो भी खैर का काम करे। मगर बिलावल के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। हमारे हवाले से जो है वो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में अभी तक उस तरह से किसी की रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर रियासत चाहे, रियासत अपनी चाहत का इजहार कर दे, हुकूमत चाहे और हुकूमत अपनी चाहत का इजहार कर दे, तो मौलाना इसमें किरदार अदा करने को तैयार होंगे। इन पार्टीज को इकट्ठा बिठाने में जो कोशिश हम हमारे पार्ट पे हो सकेगी, JUI के पार्ट पे हो सकेगी, वो यकीनन की जाएगी और मुल्क के लिए की जाएगी। ये तो बहुत आपने मुस्बत बात की है और मैं चाहूंगा सेनेटर हमारी मोहम्मद साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? लास्ट टाइम आपने हमारे प्रोग्राम में नशिस्त की थी तो आपने कहा अगर मुलाकात हो जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि आपका नाम भी था उन 14 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट में जिन्होंने कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करनी थी, तो आपने कहा कि आप लोग भी अपनी राय देते। आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था, बल्कि बयान पढ़ रहा था कि काउंटर टेररिज्म कमेटी तश्कील दी गई है और उसमें बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो भी मौजूद थे। आप समझते हैं कि अब हमें कसीरुल जहद एक पॉलिसी की ज़रूरत है, कायराटिक ऑपरेशन हो, कौमी बयानिया बनाना हो, पॉलिटिकल कंसेंसस करना हो, किस तरह इस अफरीद का मुकाबला करना है, उसके लिए अब हम सबको, जैसे मुझे अच्छा लगा वर्ड, अना के बुतों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। हमारी मोहम्मद साहब, जो कमरान साहब कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जब लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ना सब ने मिलके इसको करना होता है। मेरी पर्सनल राय में ये जो सिक्योरिटी काउंसिल या जो भी वो कर रहे हैं उसके कोई तुक नहीं बनती, या कमेटी को बुलाएं उसकी कोई तुक नहीं बनती। ये वो बात है कि जिसके अंदर आपने डिसीजंस लेने, और वो डिसीजंस लेने के लिए मेरे ख्याल में जो सही लोग जिनको होना चाहिए वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये है, बहुत सारे ऐसे लेट्स से बलूचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा की छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि जिनकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है या नेशनल असेंबली में नहीं है। हो सकते हैं उनकी प्रोविंशियल असेंबली में हो, बाज की शायद प्रोविंशियल असेंबली भी ना हो, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते सर्टेन फैक्ट्स को। ठीक है, तो उस लिहाज से उन सबको वहां आना चाहिए। और जो उनकी लीडरशिप है, लेट्स से हमारे पास अगर 50 या 100 हमारी वो है, उनकी जो मेन 100 जिनकी कोई फाल, एक तो है ना लोगों ने नाम रजिस्टर किए वो नहीं, जिन्होंने एक्चुअली कभी 1 या 2 या 4 या 5 या 10 सीटों पे मुख्तलिफ जगहों से कॉन्टेस्ट किया है, उन लोगों को आप, उन पार्टीज को आप बीच में लेकर आए, ऑल पार्टीज करें, उनमें सारी लीडरशिप हो बशमूल इमरान खान, और उसमें डिस्कशन करें कि इसका मसला क्या होगा। देखिए
इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आपको उसका बेसिक इशू का पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक इशू का पता नहीं है, आप प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोग जाएंगे एपीसी जो बुलाई जाएगी, जिसपे वैसे आप लोगों भी इरादा रखते हैं, आपकी पार्टिसिपेशन को ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दो चीजें हैं। हमारी पार्टिसिपेशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी जब आप कहते हैं तो उसकी दो चीजें हो जाती हैं। अगर तो आप कहते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है जैसे लास्ट टाइम बनी थी, तो फिर उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, आपने उस पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी को इजाजत देनी है कि वो डिस्कशंस कर लें बिफोर द मीटिंग इमरान खान से कि क्या है क्या नहीं है। कुछ ना कुछ वो हमें गाइडेंस दे देंगे, कुछ चीज़ों को बता देंगे क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस हम सबसे बहुत ज़्यादा है और उसकी से भी हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी फॉलोइंग भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो अगर वो किसी चीज़ को एंडोर्स करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा बैकिंग हो जाएगी और यही चीज़ चाहिए होता है आपको उसमें। नंबर 2, उससे बेहतर ये है कि अगर आप इसको, जैसे मैंने कहा, ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस है वो और उसमें इमरान खान बजाते खुद बैठे हों, जैसे एपीएस का वो हुआ था, उसमें सारे चले गए थे और उसमें डिस्कशंस हुई की थी। हालांकि इमरान खान उस वक्त भी कहता था मैं इनके साथ नहीं बैठना चाहता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री वो उनके लिए बैठ गए थे। पॉलिटिकल उसके लिए वो कभी नहीं बैठेंगे, लेकिन मुल्क के लिए वो जरूर बैठ जाएंगे और बात कर लेंगे, ये अपनी जगह पर। लेकिन सर खान साहब तो जेल में है ना, तो वो इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी जो है दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। कामरान साहब से पूछ रहे थे, वो लीगल एक्सपर्ट भी हैं। मैं आपको बता देता हूं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग किसी हद तक कामरान साहब की वजह से ही हुई है। ये मेरे नेबर हैं, तो उनसे अक्सर मैं सवालात लीगल पूछता हूं, तो ये मुझे गाइड भी करते रहते हैं। इन्होंने कहा है कि देखिए कोई पाबंदी नहीं है, अगर रास्ता निकालना चाहें तो एक अगर कोई कैदी है या कोई क्या, उसको आप किसी एक जगह पे लाया जा सकता है, इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्लस ये पार्लियामेंट्री कमेटी की बात नहीं होगी, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात होगी, उसमें उसके रोल बन सकता है। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जब आपने टेररिज्म को डील करना है, टेररिज्म इज अ मल्टी फेसेट प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, सोल्यूशन भी मल्टी फेसेट ही होगा। Exactly. उसमें जो 5 मेजर चीजें हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफा उनको गिनाया भी था, मैं दोबारा बता देता हूं। आपने पॉवर्टी को, आपने जॉबलेसनेस को, आपने जो परसिक्यूशन है, आपने जो वहां पे क्या कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, आपने जो उस जगह की जो इनइक्वालिटी है या उनकी जो हकूक है वो जो उनको नहीं दिए, इनको तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, आप उस नैरेटिव को तोड़ नहीं सकेंगे जिसकी वजह से रिक्रूट हो रहे हैं लोग। उसके बाद जब आप रिक्रूटमेंट को रोकेंगे, आपने वो जो फंडिंग्स हैं उनके ऊपर एड्रेस करना होगा। इस तरीके से करते करते आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है। आप उल्टा क्या कर रहे हैं, हम लोग उल्टा वहां पे कभी एक, जैसे मारंग हो गया, कोई और हो गया, पीटीआई वाले हो गए, हम पीटीआई को एज अ जमात हम बना रहे हैं कि जी ये टेररिस्ट जमात है। मतलब हम लोग एक्चुअली बजाय टेररिज्म को खत्म करने के, हम टेररिज्म के अंदर लोगों को धकेल रहे हैं कि नहीं तुम भी टेररिस्ट हो, तुम भी टेररिस्ट हो। अगरचे इसका उज़र नहीं होना चाहिए, जो है वो टेररिज्म का कोई उज़र नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके सजेशंस आई हैं। मैं कामरान साहब आपसे जानना चाहूंगा, कामरान साहब ये तो हमने टेररिज्म के वाली बात की, साथ में क्लब करते चले पॉलिटिक्स भी, क्योंकि अब रमज़ान का आखिरी 2 रोज़े रह गए हैं। ईद उल फितर के बाद आपका और पाकिस्तान तहरीक साहब, सेनेटर हमायूं साहब की जमात का अलायंस बनने की कोशिशें हो रही हैं। बीच में हमने अली अमीन गंडापुर साहब का इंटरव्यू दोबारा बीच में आया जिसमें उन्होंने सदक़े की बात की है, उस पर असलम गौरी साहब जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने सख्तगीर रद्दमल दिया है। आप समझते हैं कि ईद उल फितर के बाद आपका और हमायूं साहब की जमात का अलायंस बनने जा रहा है हुकूमत मुखालिफ? उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, मगर वो अभी मजीद जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ आई हैं। अच्छा, एक आध दिन के अंदर जो है ना वो मेरा ख्याल है गौरी साहब तक वो बात नहीं पहुंची है, तो कुछ और जो है ना वो पॉजिटिविटी आई है। तो अभी ईद का इंतजार है कि ईद के बाद फिर हम अपने घरों से वापस आएं और फिर साथ शैतान भी खुल जाए जरा ना। अच्छा, शैतान अभी बंद है तो उसमें कोई नेक काम तो ईद के दिनों में ही, रमजान के दिनों में ही होना चाहिए ना। व्हाई टू वेट फॉर ईद? ये बताइएगा कि ये मुझे, ये तो लाइटर साइड पे था, ये बताइएगा कि आपका जो अलायंस है उसमें इस तरह की सजेशंस भी आएंगी आप लोगों की जानिब से? ये जो दहशतगर्दी का इशू है, सेनेटर हमायूं साहब ने पॉवर्टी की बात की, उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की, उन्होंने मारंग बलोच के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि जो इनइक्वालिटी है, गैर मुसावियाना सलूक, उसका खात्मा होना, इन पे भी कोई मुतबादिल सजेशंस भी आएंगे या इस तरफ
प्योरली हुकूमत मुखालिफ अलायंस होगा। आज 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 वजह को, ये जो बलूचिस्तान का मसला है ना जी, इसमें आज वजह को खत्म कर दें जिस वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं, तो ये आपको अगले 2-3 साल में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। हम अच्छा। वजह पे नहीं जाते, हम उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे, हम जहाँ पे जो काज है उसको एड्रेस नहीं कर रहे, और हम जो है ना ऊपर सुपरफिशियल किस्म के जो है ना वो इस तरह कर लो उस तरह कर दो मेकअप कर देते हैं उसका, तो वो कभी भी इस तरह से मसाइल हल नहीं तो ये जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसमें ये तमाम चीजें तो डिस्कस हुई होंगी, आप थे उस इजलास में या मौलाना साहब ने आपके साथ शेयर की? मैं इजलास में था और आप थे, तो फिर आप तो यूर इन द बेस्ट पोजीशन। मेरा ख्याल है कि उस मीटिंग में बहुत सारी चीजें जो है वो तिश्ना रह गई। अच्छा, इस पे बहुत सारी डिबेट करने की जरूरत है, और ये गैर रस्मी सूरत इसकी होनी चाहिए, उस तरह से रस्मी सूरत नहीं होनी चाहिए। बस गैर रस्मी सूरत से मुराद मेरी ये है कि उसमें जो है ना वो ये माइंड करने वाली बातें भी नहीं होनी चाहिए। जो बातें अगर वहां पे की जाएं, भले वो किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए, तो उस बात को डाइजेस्ट कर लिया जाए। अगर वो डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो ऐसी मीटिंग में बैठ जाएं। हम सारे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का भला भी चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो इसके लिए जो है ना वो अगर हमारी कोई अच्छी बुरी बातें कोई सुन भी ले, तो जो किसी को पसंद ना हो, हमारे ख्याल में वो दुरुस्त बातें हों, किसी के ख्याल में वो गलत बातें हों, तो मेरा ख्याल है कि उसका फायदा निकलेगा। उसको जरा सोच लें उस पर, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो जब रहने वाला जो एक हल तजवीज करेगा वो निस्बतन, चूंकि उसको पता होता है कि वजह क्या है, वो निस्बतन वो ऐसा हल होगा जो आपके जो बाहर के लोग जो तजवीज करते हैं वो उसकी से ज्यादा बेहतर वो होगा। सर, बीएलए के हवाले से कामरान साहब, इनके खिलाफ चूंकि ये जाफर एक्सप्रेस का सामने, और फिर मैं सेनेटर हुमायूं साहब के पास आऊंगा, नौशकी का वाकया हो या दीगर जो बदमनी के वाकयात और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं, भारत के साथ इनका नेक्सस है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी शुरू की हुई है, इसका क्या आपके ख्याल में हाल है? एक तो पॉलिटिकल क़यादत है, ज़ाहिर बात है ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नाराज है और उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, और इस तरह के जो दहशतगर्द अनासिर हैं उनसे आनी हाथों से निपटना चाहिए। आप पहले सबसे पहले वजह खत्म करें। आप वजह खत्म करेंगे, जिस दिन आपकी वजह खत्म हो जाएगी उस दिन नौजवान आपके साथ आके, लेकिन वो जो एक्शन है, जो बेचारे सर निहत्थे लोगों को शनाख्ती कार्ड दे के मारा जा रहा है, उन एक्शंस की भी तो कोई सजा होगी ना? उसकी जो भी सजा कानून में है उसको कानून के तहत सजा होनी चाहिए। इस पे कोई वो नहीं है। दहशतगर्दी को कोई प्रमोट नहीं करता, दहशतगर्दी को कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता, उसके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता। हम किसी मुर्गी के मारे जाने के ऊपर भी जो है ना वो खुश नहीं होते। हम अगर फर्ज करें आपने किसी एक मुर्गी खानी, अगर 2 हलाल भी कर दें उसके ऊपर अल्लाह ऊपर कह के, तब भी जो है ना हम उस पर दूसरी जो है वो दूसरी पे हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे, कि वो दुरुस्त नहीं होगा उसके साथ, कि जो आपकी जरूरत से ज्यादा है। तो हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, मगर पहले जो है इश्यूज को एड्रेस करिए। द मोमेंट इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे, आपके मामलात, आपके मुल्क के मामलात, आपके सूबे के मामलात बिल्कुल दुरुस्त हों। अच्छा, आप मेरे साथ रहेगा। सेनेटर हुमायूं साहब, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की एंगेजमेंट शुरू हुई है। सादिक खान साहब जो नुमाइंदा खसूसी वो गए हैं, क्योंकि आप लोगों की मुतअद्दिद रहनुमा हमारे शोज में आते हैं, शौकत यूसुफजई साहब या दीगर, इवन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी कहते हैं कि इंगेज करें। आप समझते हैं इस इंगेजमेंट का फायदा होगा? क्योंकि वहां से सरजमीन इस्तेमाल होती है, उनके करैक्टर्स आते हैं, जो बन्नू कैंट पे हमला हुआ या जो दीगर जगहों पर हमले होते हैं, वहां पर जो है वो अफगानी नेशनल्स होते हैं। और अब 2 दिन गालिबन रह गए हैं, आज 29 मार्च है। अफगान जो बशिंदे यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनके इनखला के हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो मेरे लिहाज से ये जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको जाना चाहिए था। देखिए, ये छोटी बातें नहीं होती हैं। आप इसकी जगह पे हाईएस्ट पॉसिबल डेलीगेशन भेजते हैं। बेहतर होता है, ये ज़्यादा मेरी नज़र में ये शायद बेहतर होता है, या फॉरेन मिनिस्टर जाते या प्राइम मिनिस्टर खुद जाते, उनको सीरियसनेस का बताते कि हम कितने सीरियस हैं, उनको उनके एडवांटेजेस बताते कि यार अगर ये हैं तो ये एडवांटेजेस आपके साथ हैं, और अगर ये नहीं होता ये डिसएडवांटेजेस आपके साथ होंगे जी। हम आपका ये चीज खराब हो सकता है, आपके यहाँ से आपके ट्रांसपोर्ट का मसला हो सकता है, हम ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे, क्योंकि पता है, तो आप उनके साथ नेगोशिएट करते, आप उनके साथ बातचीत करते हैं और आप उनको सीरियसनेस बताते। जब आप इतने छोटे लेवल के डेलीगेशन भेजते हैं वो फिर उसको सीरियस नहीं लेते, वो कहते हैं ये शायद देखिए जितना बड़ा मसला होता है आपके घर में
जितना बड़ा मसला होगा उतना घर के सबसे बड़ा इंसान बीच में करेगा। ठीक। छोटा मोटा मसला होगा, आप कहेंगे, बच्चे को कहेंगे जा यार तुम मुझे खुद ही वो संभाल लो, मुझे क्यों इसको तंग कर रहे हो। तो उसी लिहाज से आपकी सीरियसनेस बताती है कि आप इसको सीरियस नहीं ले रहे, और ये गवर्नमेंट इसको सीरियस इसलिए ले रही है कि गवर्नमेंट के जो है ना स्टेक्स नहीं है। गवर्नमेंट एक्चुअली उनकी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, उनके अवाम में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो लोग नॉन रिप्रेजेंटेड हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे 1984-85 में नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, ये नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। इनके तो कोई वो है ही नहीं, और मौलाना साहब भी इनको इसी तरह ही समझते हैं, हम भी इसी तरह समझते हैं, आप भी इनको इसी तरह ही समझते हैं। आपकी मजबूरी है कि आप स्टेट ओन है वो उसमें, लेकिन तो सर वो कर लेते हैं। लेकिन सर आपने जो नुक्ता उठाया है उसमें जाहिर बात है आप लोगों ने भी काविश की ना, आप लोगों ने भी उनके काउंसिल जनरल को बुलाया, आप तो आपका दावा और मानना यह है कि आप लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो क्या वजह है कि आपका पैगाम अक्रॉस द बॉर्डर नहीं जा रहा? 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है, आप लोगों का पैगाम क्यों कर नहीं जा रहा? और इस तरह रकीक हमले हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी होती है, शहादतें हो जाती हैं, तो क्या वजह है फिर सर? आपका पैगाम तो जाना चाहिए ना, वो अब तक क्यों नहीं फिर पहुंच पा रहा? देखिए बिल्कुल वो भी जा रहा है, उसके नताइज क्यों नहीं निकल रहे फिर? देखिए नताइज एकदम नहीं निकलते। आपने ये याद रखें कि हम उनके साथ एक वो बात कर रहे हैं, और वो एक सूबाई लेवल है। अगेन सूबाई लेवल इज अ स्मॉलर लेवल, लेकिन इट इज स्टिल अ बेटर थिंग। अच्छा एक बात याद रखें, आपके जो डिसीजंस होंगे ना, जब आपने कुछ भी करना है, दुनिया में कुछ चीज भी होती है, उसको एक चीज कहा जाता है जिसको कहते हैं हम एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। जैसे लॉयर जो होता है ना, वो किसी केस को उनको बताते हैं कि जी वो रेफरेंस बताते हैं कि फलानी जगह पे ये केस भी होता है, उसका ये, उसी तरीके से आपके डिसीजन से आप देखते हैं उसके पीछे कोई एविडेंस है या नहीं है। आप जो टेररिज्म के पीछे एविडेंस है वो ये बताती है कि जो 30-35 साल जो IRA का फटा हुआ था, सारा उन्होंने ब्रिटेन का नाक में दम किया हुआ था, उसके सोल्यूशन वो पॉलिटिकल टेबल टॉक्स पे हुई थी। जब आपने तमिल टाइगर्स की उसका भी टेबल टॉक्स हुई थी, जब आपने मनीला किया उसका भी टेबल टॉक्स हुआ। इवन तालिबान के साथ अमेरिका ने टेबल टॉक्स की दोहा में, तब कहीं जाके सॉल्यूशंस बने। ये एट द एंड ऑफ द डे लड़ाई से कभी कुछ नहीं मिलता, आपने बातचीत करनी है। हाँ, उसको आप डिवाइड करके, जैसे मैंने अगेन कहा, सर फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपने बातचीत करनी है ना। अब ये मुट्ठी भर लोग हैं, चंद हजार ही होंगे ना, तालिबान फाइटर्स कितने होंगे या BLA के बंदे कितने होंगे? चंद हजार पे मुहित है। एक न्यूक्लियर मुल्क है पाकिस्तान, उसको हार्ड स्टेट तो अपने आप को दिखाना तो है ना। यू कांट गेट अवे। रमजान शरीफ में इतनी बेगुनाह लोगों की उन्होंने हलाकतें कर दी, तो टेबल टॉक तो करनी है पहले। उनको जो है वो जो जिनके एक्शंस उनके जिम्मेदार तो ठहराना है ना। सर बिल्कुल आप ठहराएं, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि ना ठहराएं, सब ठहराएं, लेकिन एट द सेम टाइम ये याद रखें, आपने जब देखिए आप पहले समझ जाए मल्टी फेसेट प्रॉब्लम को कहते क्या है। मल्टी फेसेट प्रॉब्लम का सोल्यूशन मल्टी फेसेट होता है। मल्टी फेसेट का मतलब है आपने सीरीज में काम नहीं करना, आपने पैरेलल काम करना है। पैरेलल का मतलब ये होता है आपने उनके साथ बातचीत भी शुरू करनी है। ये याद रखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपका PTV ले लें, आपके PTV में बात बहुत हार्ड लाइनर PTV वाले होंगे, बात वो होंगे जो 2 मिनट में छोड़ के चले जाएंगे, और बाज होंगे जो आपकी तरह होंगे, वो हार्ड लाइनर नहीं होंगे लेकिन वो अरसे दराज से लॉयल होंगे। तो किसी भी उसमें एक बहुत हार्ड लाइनर जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, एक बहुत सॉफ्ट वाले होते हैं, और एक दरमियान होते हैं। आपने इनके दरमियान में दरार लानी होती है, उनकी आपने जो नैरेटिव होता है उसको तोड़ना होता है। तो नैरेटिव उसके लिए बनाना है, आपका बड़ा अहम नुक्ता है। नैरेटिव बनाना नहीं है, आपने उनका नैरेटिव तोड़ना है। हमने अपना बना के तोड़ना है ना उनका सर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, उस हवाले से तोड़ना है ना सर। नैरेटिव तोड़ना है। उनका नैरेटिव तोड़ोगे तो वो जो जिस नर्सरी से वो हार्वेस्ट करते हैं टेररिस्ट को, वो नर्सरी आपकी नहीं बनेगी, फिर उनकी फंडिंग आपने अलग करनी, और ये सब चीजें पैरेलल होनी चाहिए, साइड बाय साइड होनी चाहिए। तो उसके लिए सर वैसे बसद एहतराम आपकी सूबाई हुकूमत भी काम तमाम, ये इतनी अच्छी आपने सजेशंस दी हैं, अपनी सूबाई हुकूमत को भी दी हैं। सिर्फ ये ना जवाब दीजिएगा कि वफाक का काम है, सूबे का उतना ही रोल है, उनको भी दी हुई है ना ये सजेशंस। दीज आर गुड सजेशंस। जवाब दीजिएगा, फिर मैंने कामरान साहब के पास जाना है। दिए मैंने सबको ये कहा हुआ है कि इस तरीके से करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम बिटवीन द वफाक एंड सूबा, इसकी जिम्मेदारी वफाक के ऊपर आती है। अगर सूबा जिम्मेदारी ले रहा है, फर्ज करें मैं जिम्मेदारी मेरी आती है मेरे घर में, लेकिन मैं नालायक हूं और मेरा बेटा आके एक जिम्मेदारी के साथ से बाहर बात करना चाह रहा है, तो वो उस चीज को डिले कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि डिसीजन मेकर असल में मैं हूं।
हाँ, तो हाँ। मुझे अपना रोल ज्यादा बेहतर वैसे बेटे को जब जिससे जो बात करनी होती, जो बयान देता है वो तो देता है, वालिद को नहीं देखता। बाहर के कमरान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, खुर्रम दस्तगीर साहब से मैंने सवाल पूछा था, मौलाना फजल रहमान साहब को आप लोग क्यों कर एंगेज नहीं करते? उनका हमारी तो ख्वाहिश है कि मौलाना साहब हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब को अगर स्टेट कहती है, रियासत कहती है, हुकूमत कहती है, तो वो रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत के साथ ताल्लुकात में जो है वो किस नहज पे हैं? क्या मौलाना साहब अभी भी रिकंसाइलेबल हैं टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट, जो खुर्रम साहब कहते हैं? क्योंकि अब वो मौजूद नहीं, लेकिन उनसे जब सवाल पूछा उन्होंने जवाब दिया था मुझे। देखिए, हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए हम किसी कीमत पे तैयार नहीं है, ना सूबों में और ना वफाक में। ठीक है। जब हम एक पूरे सेटअप को कह रहे हैं कि जाली है, ठीक नहीं है, तो इसमें हमारा हिस्सेदार बनना जो है वो मुनासिब। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मगर इख्तलाफ है तो इस बात पे है कि ये वो इसके बेनिफिशरी हैं इन पहली इलेक्शंस के। इस इलेक्शंस को अनडू किया जाए और इलेक्शन अनडू होने के बाद फेयर और फ्री इलेक्शन हो, उसके बाद किसी के साथ भी बैठा जा सकता है, पीटीआई के साथ भी बैठा जा सकता है, उसके बाद जो है उनके साथ भी बैठा जा सकता है और पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठा जा सकता है। पार्टियां आपस में बैठती हैं, मिलजुल के बैठती हैं, इकट्ठा चलना होता है, तो उसमें हमको कोई नहीं है। ये रोल जो है ये अलग है। जो मैं रोल जिसकी बात कर रहा हूँ, ये मुल्क के लिए या कौम के लिए, ये दहशतगर्दी या जो कुछ डिस्टर्बेंस पाकिस्तान में चल रही है, जो मसाइल हैं उसके हल के लिए जो है वो हुकूमत को भी उतने ही खुले दिल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कहीं पे उसको भी उसके मफाद पे भी, उनकी पॉलिटिकल पार्टियों के मफाद को भी थोड़ा सा अगर वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए उनको, मुल्क के लिए, कौम के लिए। और सर टुवर्ड्स द एंड के ये अब ईद, आपने आपकी अच्छी सजेशंस है, ईद के बाद आप लोग अलायंस की तरफ जाएंगे या एहतजाज की तरफ बढ़ेंगे कामरान साहब? ये इसमें एक बातचीत के नतीजे में एक चीज जो है ना हमने वो क्लियर कर ली है कि वो जो भी फैसला होगा, अगर कोई इत्तेहाद बनता है, उसका कोई जो भी नज़म होगा, जो भी ढांचा होगा, वो मिलजुल के फैसला करेगा कि उसने क्या करना है, एहतजाज करना है या कोई और तरीका कार इख्तियार करना है। मगर उसके लिए जो है ना कोई पार्टी जो है ना वो अपने तौर पे अपने तरीके कोई फैसला नहीं करेगी इस स्टेज पे, वो उस नज़म के हवाले किया जाएगा अगर ये सारा इत्तेहाद बन जाए तो। और उसका है ठीक है। और आपने बताया हमारे प्रोग्राम में कि इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, मजीद मुस्बत जो है ना वो एक स्टेप आगे मजीद कुछ। तो ये अली अमीन गंडपुर साहब का बयान उस फ्रस्ट्रेशन में फिर उसको लिया जाना चाहिए जो उन्होंने बयान दिया हालिया इंटरव्यू में? मैं इस पे अभी तबसरा नहीं करता, हालांकि मुझे जो है ना वो किसी ने उनके वो क्लिप्स भी भिजवा दी है, मगर मैं तबसरा नहीं करता। मेरा ख्याल है कि अगर कोई खैर की बात हो जाती है, कोई बेहतरी की तरफ मामला जाते हैं, तो उसको लेके चलना चाहिए। टुवर्ड्स द एंड हुमायूं साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब जब आप लोगों के मामला आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके ये जो बयानात हैं, इसकी टाइमिंग की क्या वजह है? आप लोग इसका रीजन समझ में आया है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने ये कहा हुआ है कि मौलाना साहब के साथ एंगेज करें, उनके साथ बातचीत करें, तो फिर मेरी नज़र में ये बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप तंज भी कर रहे थे तो, या किसी भी लिहाज से कर रहे थे, तो बेहतर होता कि ये ना होता। ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है। उस लिहाज से ये नहीं होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ और मेरा ये एक पैगाम भी है, जैसे अभी कामरान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि मैं कमेंट नहीं करूंगा, और मौलाना साहब को भी, चूंकि वो एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, बाज़ दफा उनको ये देखना होगा कि बाज़ चीज़ों को इग्नोर करना होगा फॉर अ बिगर थिंग। उनको देखना होगा कि जैसे उन्होंने कहा है कि असल जो बंदा है वो तो जेल में है, तो उस बंदे की, अगर उसने कहा हुआ है कि मौलाना साहब के साथ करे, मेरा मशवरा ये होगा कि जितना जल्दी मौलाना साहब इमरान खान से डायरेक्ट गुफ्तगू करे, उतना बेहतर आप समझते हैं? ये इबहाम खत्म होगा, उतना जल्दी बेहतर होगा। और आई थिंक, मैं पर्सनली ये लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, बिटवीन द टू ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज, ये जब मिल जाएंगी तो इन दोनों को एक दूसरे से ज्यादा फायदा होगा। ये आपने पहले भी कहा था सर। आप तो मिलने की बात करें, ये खबरें फॉरवर्ड ब्लॉक की क्यों चल रही हैं? शेर अफजल मरवा साहब हों, वो कह रहे हैं कि ईद उल फितर के बाद आप अलायंस बना रहे हो, कहते हैं आपके एमएनएस जो हैं वो टूट रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं,
अगर इलेक्शन से 3 महीने पहले जितने भी इस वक्त MNAs, MPAs, सेनेटर्स हैं, उन सबको निकाल दे पार्टी से और एक बिल्कुल ऐसे लोग बता दे जिनके नेबर्स भी उनको ना जानते हो, वो सब जीत जाएंगे और एक नई पार्टी बन जाएगी। तो उसकी फिक्र ना करे कि कौन क्या करता है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा, जो बनेगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। रही बात, वो बता रहे हैं आतिफ का नाम ले रहे हैं या किसी और का नाम ले रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो इमरान खान की मर्जी के बगैर, कोई नहीं होगा जो इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ कर सके। जिसने कुछ किया उसकी पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जैसे परवेज खटक की हो गई है, जैसे जहांगीर तरीन की हो गई। इनमें से कोई उतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है। इसके बावजूद मैं आपको एक बात बता देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सारे के सारा एक ही ब्लॉक है। ओके, चलो, थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़, मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, सियासत के हवाले से कि आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा, आपसी दोनों जमातों के ताल्लुकात और सबसे बढ़कर के जो इस वक्त मुल्क के मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो तजवीज़ दी वो आपने सुनी। खुर्रम दस्तगीर साहब से भी हमने गुफ्तगू की। ये आज का शो था। टेक अवे यही है कि आपके अपने जितने इख्तलाफात हैं वो आप जो है वो ज़रूर रखें, जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो मुश्तरकात हैं जिसमें ज़्यादा दहशतगर्दी, मजबूत मईशत, सियासी इस्तेहकाम, उसके लिए हमें मिनिमम कॉमन एजेंडे पे तमाम जमातों को इकट्ठा होना होगा। इट्स नाउ और नेवर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।